चिक चिक भाई BJ श्री ना, फिर BJ चिक माइक चिक। बिहार। चेक माइक चेक 1 2 3 1 2 3। चलिए, सबसे पहले बात तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती दौर कैसी थी इस लाइन में आने से पहले। शुरुआत में मैं हैदराबाद में थी। मेनली हैदराबाद में कुचिपुड़ी नृत्य की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। वहाँ आंध्र प्रदेश का अपना शास्त्रीय नृत्य है। मगर मुझे क्योंकि रुचि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में थी, मेरे घर में हिंदुस्तानी म्यूज़िक था, मेरे फादर तबला प्लेयर थे, तो मेरे घर में लगातार बड़े बड़े सिंगर्स का, म्यूज़िशियंस का आना जाना था। तो मुझे हिंदुस्तानी संगीत में रुचि थी, इसलिए मैंने कथक को चुना। और उसी दौरान मैं हैदराबाद म्यूज़िक कॉलेज में थी, जब त्यागराजा म्यूज़िक कॉलेज में जब सीख रही थी, तो मेरे एक गुरु थे गोपाल राव भट्ट, जिनसे मैं फोक डांसेस भी सीखती थी, जो कंपलसरी होता था, आपके कोर्स में था। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि तुमको दिल्ली जाना चाहिए, महाराज जी के पास सीखने जाना चाहिए। तो उनका बेटा भी महाराज जी के पास सीख रहा था, तो उनकी वजह से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, एक सपोर्ट मिला कि मैं दिल्ली आऊँ, पंडित बिरजू महाराज जी के पास सीखूँ। और इस तरह से फिर ग्रेजुअली मेरी एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते जर्नी शुरू हुई। शोज़ कर रही थी, क्योंकि साउथ में थी तो हिंदी म्यूज़िक और हिंदी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उतना प्रचलन नहीं था जितना कर्नाटक शैली का था। तो बहुत सारे शोज़ टेलीविज़न के, और तब दूरदर्शन ही होता था, तो उसके शोज़ करती थी, बाहर के शोज़ भी करती थी। तो बहुत कॉन्फिडेंट थी। स्कॉलरशिप के लिए गई है दिल्ली से, और कथक केंद्र की स्कॉलरशिप मिली, महाराज जी के पास एडमिशन हुआ, और इस तरह से फिर एक नया दौर शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कब स्टेज शो किया था आपने? 7-8 साल की रही होंगी, जो एक प्रॉपर शो किया मैंने। कैसा एक्सपीरियंस था उस समय, क्योंकि बहुत छोटी थी और बहुत चीज़ सीखना भी था, बहुत कुछ बाकी भी था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस समय? एक्सपीरियंस तो सिर्फ खुशी थी बस, और कुछ समझ नहीं थी, क्योंकि 7-8 साल की उम्र में तो कोई समझ होती नहीं है। सिर्फ यही शौक़ था कि स्टेज पे नाचना है। मैं जिनके साथ कर रही थी वो सारे मेरे से सीनियर्स थी, बड़ी लड़कियाँ थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिला मुझे, क्योंकि मैं बहुत उम्र में कम थी। तो मुझे तो सिर्फ यही लगा कि मैं तो मतलब बेस्ट डांसर हूँ और ओवर कॉन्फिडेंट, और बस यही था। तो उसके बाद से आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलने लगे कि ताकि आप आगे बढ़ने लगे? 7-8 साल के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके लाइफ का क्या था? उस टाइम में इस तरह के सोलो परफॉर्मेंसेस उस तरह से मैं नहीं कर रही थी, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला। मैं अपने गुरु के अंडर थी। मेरे गुरु गोपाल राव जी थे, जो कथक सिखाते थे, जो शंभू महाराज जी के शागिर्द थे। वो मुझे साथ में ले जाते थे, या फिर मेरे जो दूसरे गुरु जो थे फोक डांस के, गोपाल राज भट्ट जी, वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। तो उनके साथ करती थी। तो कभी सिंगल पीस जब मिलता था करने के लिए, वही आप सोचिए कि एक प्रोजेक्ट की तरह, आप अगर आप कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट है, तो एक सोलो पीस वो मुझे कहते थे कि करने के लिए, और मेरे सीनियर्स जो है वो ग्रुप में कर रहे होते थे। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत सारे डांस है, कथक है, ये बहुत सारे, लेकिन आपने कथक को क्यों चॉइस किया, क्या रीजन था? तो वही मैं कह रही हूँ ना आपको कि मेरे घर में हिंदुस्तानी संगीत शैली थी। मेरे घर में बड़े बड़े गुणी कलाकार मेरे घर आते थे, भीमसेन जोशी से लेके पंडित जसराज जी के साथ मैंने उनको बहुत ऐसे करीब से सुना है। और जो मतलब बहुत सारे सिंगर्स ऐसे, मालिनी राजुरकर जी है, जिनके घर आना जाना था। और जो भी हैदराबाद में हिंदुस्तानी संगीत का जो भी शो होता था, या स्वरमंडल जो भी करता था, तो उसमें मैं हर वक्त अग्रणी रहती थी, हर वक्त आगे की सीट पे बैठी रहती थी। तो मुझे वो एक माहौल मिला हिंदुस्तानी संगीत शैली का, इसलिए मैंने कथक चुना। मुझे और कोई उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, सिर्फ यही था कि मुझे ये संगीत पसंद था, और मैं मराठी थी, साउथ में रह रही थी, तो मुझे हिंदी क्योंकि समझ में आती थी, कम्युनिकेट कर सकती थी, और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को मैं इतना नहीं समझ पाती थी, क्योंकि मेरा सारा सर्कल महाराष्ट्रियंस का और हिंदी भाषी था। तो भाषा एक मेन उस वक्त, जो क्योंकि बाल मन था, छोटी उम्र थी, और कुछ समझ नहीं आता है उस वक्त। अब मुझे लगता है कि अरे मैं सीखती तो अच्छा था। वैसे मैंने 3 साल कुचिपुड़ी भी सीखा, पर मैं उसको परस्यू नहीं कर पाई उतना। कितना स्ट्रगलिंग रहा आपका लाइफ? स्ट्रगल के बिना तो ज़िंदगी नहीं है। हर इंसान स्ट्रगल करता है। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट आया जब मैं दिल्ली कथक केंद्र में महाराज जी के पास सीखने के लिए गई, और
वहाँ जाके मुझे महसूस हुआ कि जो मैं इतना इतराती थी हैदराबाद में कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, बहुत शोज़ करती हूँ, वहाँ आके मुझे समझ में आया कि मुझे वाकई में कुछ नहीं आता है। 6 साल हैदराबाद म्यूज़िक कॉलेज में मैंने सीखा था, उसके बावजूद मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने मुझे फर्स्ट स्टेप से फिर से सिखाना शुरू किया। बोले ये जो तुम सीख रही हो वो तुम ठीक है, तुम मेरे यहाँ तक पहुँच पाई ये सीखने की वजह से, पर यहाँ से अगर प्रोफेशनल लेवल पर तुमको काम करने के लिए जाना है तो इस तरह से उसको करना होगा। तो फिर एक चीज़ उन्होंने मतलब एकदम ऐसे जैसे बच्चे को पकड़ पकड़ के आप चलना सिखाते हैं, उस तरह से मेरे गुरु ने मुझे एक कदम चलना सिखाया। ये आपने भी सीखा, आप भी सिखा रहे हैं, तो सीखना और सिखाने में कितना डिफरेंस है? सीखना ज़्यादा आसान है, सिखाना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे सिखाते हैं, क्या क्या इसका कितने मतलब अगर एक कोई मूवी का कोई सॉन्ग मिल जाए और उसमें कथक डांस करना हो तो आप कितने दिन में प्रिपरेशन करते हैं और कितने दिनों में बच्चों को सिखाते हैं? एक्चुअली मैं मूवीज़ के गानों के ऊपर नहीं सिखाती हूँ, मैं ट्रेडिशनल कथक, प्योर कथक ही सिखाती हूँ, क्योंकि वही मैंने सीखा मेरे गुरु से। फिल्मी उस तरह से नहीं सिखाती हूँ। तो मगर फिर भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस मुझसे सीखती हैं, तो वो मेरे से जो सीखती हैं वो उसको इस्तेमाल वहाँ वो फिल्मों में करती हैं ज़रूर। मैं उनको बताती हूँ कि तुम गर्दन ऐसे ले जाओगी तो सुंदर लगोगी, ये सारी चीज़ें जो है जो एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, मगर वो कथक का हिस्सा है, वो फिल्म्स का हिस्सा नहीं है। फिल्म के लिए अलग कोरियोग्राफर होते हैं, वो आपको इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं उनको जैसे हम कहते हैं ना कि एक हीरा आपने तराश के रख दिया, अब जो ज्वेलर के ऊपर है वो उसको कहाँ सजाएगा, तो वो कोरियोग्राफर्स के ऊपर है उस डांस का वो इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपने लाइफ में गुरु किसको मानते हैं? मेरे लाइफ में मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज हैं। जैसे आप संदेश पारकर का नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा से तारीफ भी कर रहे थे, कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू लिया था, तो बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छे कथक सिखाते हैं और उनकी बहुत नाम है, तो उनके बारे में सुनना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं संदेश पारकर के? संदीप और मैं कम से कम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों ने करीब 7 साल मिस इंडिया पैजेंट को ट्रेन किया। जब मिस इंडियाज़ जो विनर्स होती थी मिस इंडिया की, वो जब इंटरनेशनल पैजेंट्स के लिए जाती थी तो हम दोनों मिलके कोरियोग्राफ करते थे, और तो इस तरह से साथ रहा। जब भी कथक के साथ कोई काम होता है वो मेरे पास आते हैं, जब भी वेस्टर्न के साथ कोई काम होता है मैं उनके पास जाती हूँ। एक अच्छी लेवल की एक दोस्ती है हमारी जो काम को आगे बढ़ाती है, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। आपके अवार्ड के बारे में जानना चाहेंगे? अवार्ड्स तो उस तरह से बहुत बड़े लेवल के, मतलब क्या कहूँ, एक तो श्रृंगार मणि मुझे मिला था, बहुत कम उम्र में मिला था, जो सुर श्रृंगार संसद देता है। और फिर हैदराबाद अपना दूरदर्शन का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हिरकणी सम्मान है, वो मुझे 2010 में मिला, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। अभी जो भी डांस चल रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कथक कहीं ना कहीं दबा दिया गया है और डांस उभर कर नहीं आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि कोई भी एक परंपरागत चीज़ जो चली आ रही है, इतने सालों से चली आ रही है, वो आप दब नहीं सकती है। जब भी हम शोज़ करते हैं हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत लोग बुलाते हैं अलग अलग जगह पे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कमर्शियल टेलीविज़न चैनल्स पे हमको उतना मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनका फॉर्मेट उस तरह का बना हुआ है, वो फिल्म बेस्ड फॉर्मेट है, इसलिए वहाँ कथक का इस्तेमाल उतना नहीं होता। पर फिर भी मैंने डांस इंडिया डांस के लिए, टेरेंस लुइस के लिए क्लासिकल बेस्ड कोरियोग्राफीज की थी, तो उसमें हम कभी कभी करते, पर उनका अपना फॉर्मेट है, उनका एक अपना ढांचा है, तो वो उसमें उस दायरे में रहना पड़ता है आपको। तो ये नहीं कह सकती कि कथक का भविष्य, क्योंकि भविष्य अगर कमज़ोर होता तो आज मेरे पास, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चे मुझसे सीखने आते हैं, तो वो अगर कमज़ोर होता तो लोग नहीं आते सीखने। ये बहुत सारे डांस हैं, भरत नृत्य में क्लासिकल डांस होते हैं, पॉप डांस होते हैं, कथक हो गया, इस सभी में कथक क्यों अलग है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा जवाब होना चाहिए इसका, मगर फिर भी मैं आपको छोटे इसमें बताती हूँ। हमारे यहाँ 8 नृत्य शैलियाँ हैं जो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। भारत की ही एक ऐसी नृत्य शैलियाँ हैं जिसके लिए एक शास्त्र लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम आधारित है, और उसी शास्त्र को हम सब फॉलो करते हैं, मगर अलग अलग तरीके से। तो उसकी हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, मगर फिर भी जो आप कथक की कह रहे हैं, तो मैं कथक में कहूँगी जो चक्कर है कथक की, जो भ्रमरी हम जिसको कहते हैं या फेरी कहते हैं, वो उसकी स्पेशलिटी है। उसका जो एक फुटवर्क है, जिस तरह से प्रकशन पे जो फुटवर्क बचता है, वही हम पैरों से पूरा करते हैं, वो एक अपना अंदाज़ है। और एक कथक नृत्य शैली ऐसी है क्योंकि
नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म है, तो मुग़ल जब आए और उसका उनके साथ जो आर्टिस्ट आए उनका इन्फ्लुएंस भी कथक पे है। तो हमारे कथक में ही एक ऐसे डांस फॉर्म है जिसमें हिंदू इन्फ्लुएंस है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, और आज का जो एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एक कॉन्सेप्ट है या एक अप्रोच है वो भी उसने धीरे धीरे अडॉप्ट करनी शुरू की है। तो ट्रेडिशनल होते हुए भी हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये स्पेशलिटी है कथक की। 2013 में जैसे कि इंडिया गोस्ट टैलेंट में कथक और भरतनाट्यम की कोई डांसर थी जो जीती थी, अगर आपको ध्यान में होगा तो। किसमें? इंडिया गोस्ट टैलेंट में कलर्स का। हाँ हाँ हाँ। और पिछले 2013 में विनर हुआ था। तो कहा जाता है कि ऐसे कथक बहुत कम ही जीतते हैं और जो सिंगर आते हैं, और इसमें क्या होता है कि कथक में फिजिकली हम लोग अच्छे से हो जाते हैं, पूरी हमारी शरीर काम करता है, लेकिन दूसरी डांसिंग में नहीं हो पाता है। क्या आपका ऐसा मानना है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहूँगी, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि फॉर्मेट एकदम अलग है। जो जजेस भी बैठे हैं वो कमर्शियल फील्ड के लोग बैठे हैं। वो वहाँ आप देखिएगा, अगर कोई क्लासिकल सिंगर नहीं बैठा हुआ है या क्लासिकल डांसर वहाँ जजिंग के लिए नहीं बैठा है, तो जिसके पास जिसकी जितनी समझ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब कथक जीता, और वो वाकई में जीतने के काबिल था। मैं ये नहीं कहती कि दूसरे डांस फॉर्म्स अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल है। अगर अच्छे नहीं होते तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, तो वो भी उतने ही अच्छे हैं। पर हमें कभी कभी एक दौर होता है तो हम नई चीज़ों की तरफ भागते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि ये एक नया दौर चल रहा है जिसमें हमको नई चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए लोग उस तरफ भाग रहे। पर वापस आएंगे, डोंट वरी। बॉलीवुड में आप बेस्ट मेल एक्टर डांसर किसको मानते हैं? बेस्ट डांसर तो आज के हिसाब से अभी मतलब बहुत सालों से माधुरी दीक्षित है, नो डाउट अबाउट इट। फीमेल ही माधुरी दीक्षित। मेल में मुझे गोविंदा जी बहुत पसंद है, उनकी अदायगी मुझे बहुत पसंद है, और ऋतिक रोशन भी बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छे डांसर है। ऐसे माना जाता है कि गोविंदा जो भी डांस करते हैं अपने मन से करते हैं, उनको कुछ स्क्रिप्ट ये सब नहीं होता है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो दिल से नाचता है वही आपके दिल तक पहुंचता भी है बहुत ज़्यादा। मगर टेक्निकली भी गोविंदा मुझे अच्छे लगते हैं, टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। और जो इनका एक प्रेजेंटेशन है, परफॉर्मर वाली जो क्वालिटी गोविंदा में है, मुझे वो बहुत पसंद है। आपकी फिलहाल कोई प्रोजेक्ट चल रही है? अभी मैं त्रिचूर का एक शो है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ। 4 मई को हम वहाँ जाएंगे परफॉर्म करने। बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, बालमुरली कृष्णा जी परफॉर्म कर रहे हैं, पद्मश्री पद्मा सुब्रमण्यम जी का ग्रुप है। हमें भी मौका मिला है, नृत्य कलाकुंज भी हम वहाँ पार्टिसिपेट करेगा इस बार। तो उसी प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वही काम शुरू है। फ्यूचर में और भी कोई प्लान है आपका? बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी मेरा अपना स्कूल का एक फेस्टिवल होना है, वो हम करने वाले हैं। मैं एक बालोत्सव करना चाहती हूँ जो छोटे बच्चों को प्रमोट करूँ मैं परफॉर्मेंसेस के लिए। तो अलग अलग स्टाइल्स के परफॉर्मेंसेस उसमें हों, अलग अलग डांस फॉर्म्स उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उस तरह से एक मैं सोच रही हूँ, एक के बाद एक। अगर आप एक कथक डांसर नहीं होती तो क्या होता? तो शायद मैं पेंटर होती, शायद मैं होती, क्योंकि थोड़ा बचपन में मुझे ड्राइंग का भी शौक़ था। पेंटर आपने कब सीखा, कब आपने चालू किया? सीखा नहीं मैंने, मुझे अपने आप ही आता था बचपन से। वो थोड़ा होता है ना, कलाकारों वाला कीड़ा भगवान ने थोड़ा डाल दिया था मेरे अंदर, तो वो थोड़ा गुण था। पर मैं उसको परस्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं कथक कर रही थी, उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाई। आपको कब लगा कि आप एक कथक डांसर हैं कि लायक है? आज भी नहीं लगता मुझे, आज भी लगता है थोड़ा और सीख लूँ। महाराज जी थोड़े, बस बम्बई में हूँ, महाराज जी दिल्ली में है, उतनी मुलाकातें उतनी नहीं हो पाती। पर आज भी लगता है कि फिर से जाऊँ, 1-2 महीने सीखूँ उनके पास, थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिले दोबारा, तो थोड़ी और अच्छी बेहतर हो जाऊँ। मतलब अभी आप अपने काम को परफेक्ट नहीं मानते? नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तानी कला इतनी वास्ट है, समुंदर की तरह है। आप जितना आप तैरते जाएंगे बस उसका पार आपको नहीं मिल पाता है। पर वो एक आस, उसी वजह से आप सीखते भी बहुत सारा है, क्योंकि आपको हमेशा एक लगता है कि इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वो जर्नी आपकी चलती रहती है। एक बच्चे को सिखाना और एक जब ये हो जाता है उसको कथक डांसर सिखाना, दोनों में आपसे अंदर जाना है। क्योंकि आपने बोला कि छोटे बच्चे भी हमारे पास, बड़े बच्चे भी हैं, तो दोनों को आप कैसे सिखाते हैं और कैसे ट्रेन करते हैं? बाल मन तो मासूम होता है, उसको आप जो सिखाएंगे वो बस आपको कॉपी करता है ना, और जल्दी सीखता भी है और ग्रेस भी है उसके पास। एक
बचपन का जो एक अपने आप का एक जो मज़ा है बचपने का, तो वो मासूमियत के साथ जो वो करता है वो बहुत खूबसूरत भी लगता है। बड़े जो होते हैं तो थोड़े से डरे हुए होते हैं, कभी कभी सहमे होते हैं कि सब मुझे देखेंगे, मैं गलत करूँगा या गलत करूँगी तो क्या लगेगा, कैसे लगेगा। तो एक सोच के साथ करते तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, उनको ये कहना पड़ता है कि हाँ हाँ अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा और थोड़ा और। वो बच्चों के साथ नहीं करना पड़ता। चलिए जाते जाते अपने फैंस अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हमारी परंपरा को बनाए रखें, हमारी नृत्य शैलियाँ, हमारा नृत्य, हमारा संगीत, ये सब हम जब उसको प्रिजर्व करेंगे तभी रह सकता है। तो बाहर की चीज़ें आप सीखें, ज़रूर सीखें, मगर अपनी चीज़ों की तरफ भी ज़रूर तवज्जो दें, ध्यान दें, सीखें, यही कहना चाहूँगी।